दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के 1.5 टन के 5 स्टार के एसी की यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है जो इनर यूनिट का MSY GR18VFT है और यहाँ पे जो इसका जो आउटर यूनिट का मॉडल नंबर है वो जो है MUY-GR18VFT है। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन चार्ज कितने पड़े हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए कॉपर पाइप कौन सी मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ कॉस्ट डिटेल में बताने वाला हूँ और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसकी जो इसमें जो अच्छी चीज़ है और जो इसकी कमियाँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूरी डिटेल में मैं आपको इस एसी का रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो 5 स्टार एसी है, यहाँ पे पावर सेंक गाइड का आप लेबल दे सकते हैं और ये जो है इनर बॉक्स है। इनर बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं RAC स्प्लिट है। यहाँ पे ICR रेटिंग इसकी 5.0 है और यहाँ पे इसका लेबल पीरियड आप देख सकते हैं कितने कितने तक का है। यहाँ पे इसमें जो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बता दिया MSY-GR18VFT 2025 का मॉडल है। ये मुझे मतलब अगर मैं इसकी पैकिंग देखूँ जुलाई 2025 की है। यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी लिखी 100% में 5200 और 50% में 2600 वाट लिखी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लिखा हुआ 8.45 यूनिट पर ईयर लिखा हुआ है। कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड हीट पंप नो है। ये हीटिंग वाला नहीं है, सिर्फ कूलिंग वाला मैंने मंगवाया था, तो कूलिंग वाला ही ये जो एसी है। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं रूम एयर कंडीशन लिखा हुआ मॉडल नंबर, यहाँ पे इसका ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे भी सेम उसी तरह मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इन्वर्टर टाइप इंडोर यूनिट लिखा हुआ और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज तक। रेफ्रिजरेंट टाइप ये लिखा हुआ है। कितना वेट है 19 kg लिखा हुआ, पर नेट वेट नहीं है, उससे थोड़ा कम है, 17 kg के करीब इसका जो इंडोर यूनिट का वेट है। यहाँ पे मिस्टर स्लिम ट्रॉपिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे मोड ऑफ टू लिखा हुआ है। स्प्लिट एयर कंडीशन लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। कैपेसिटी 5.20 लिखा हुआ है। 1.5 टन का स्प्लिट एयर कंडीशन लिखा हुआ है। जो प्राइस इनर यूनिट का क्या लिखा हुआ है और उसके बाद आप डिमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ डेप्थ और हाइट उसकी कितनी है, ये डिमेंशन दे सकते हैं, mm में दी है। सबसे पहले हम बात दोस्तों करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। इंडोर यूनिट के अंदर आपको एक देखने को मिलता है इसके अंदर, यहाँ पे उसके बाद रिमोट कंट्रोलर है एक देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अंदर आपको जो मैनुअल है 2 देखने को मिलते हैं। माउंटिंग प्लेट जिसके ऊपर जो एसी टंगेगा वाल पे वो एक है और यहाँ पे जो ड्रेन होस है जो पाइप है वो एक है। वो आपको लेंथ में इसमें नहीं दिया हुआ एग्जैक्ट कितनी है, वो अंदर खोल कर ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो है इनर यूनिट है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आउटर बॉक्स के बारे में। आउटर बॉक्स दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह और यहाँ पे भी सेम उसी तरह लेबल दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। जैसे उसका MSY था, यहाँ पे MUY हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कुछ इस तरह 41 kg यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो ग्रोस वेट है। पर यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसका जो वेट कहूँ 38 किलो के करीब है, मतलब जो आउटर यूनिट का एग्जैक्ट जो वेट है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आउटर यूनिट में जैसे आप देख सकते हैं सेम उस तरह ही है। ये जून 2025 का है। इसकी नेट क्वांटिटी जो आउटर यूनिट की एक है। यहाँ पे कैपेसिटी लिखी हुई है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ रीजन थाईलैंड है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे MRP इसका लिखा हुआ है और इसकी डिमेंशन लिखी है विथ डेप्थ और हाइट में, आप देख सकते हैं mm में है। और यहाँ पे सिर्फ आउटडोर यूनिट एक है न। इसके अंदर जो इनर टू आउटर यूनिट के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है, जैसे देख सकते हैं कौन कौन सी केबल इस्तेमाल होती है, 4 की होती है और वो 1 स्क्वायर mm की होती है। और ये दूसरी जो आप देख सकते हैं वो 3 कोर वाली होती है और उसकी आप जो स्क्वायर mm देख सकते हैं वो 2 की होती है शायद, जैसे कि आप मैनुअल में देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कॉपर पाइप की भी इस्तेमाल नहीं होती है। कॉपर पाइप पे यहाँ पे इसके अंदर नहीं आती है। इसको आपको खुद कॉपर पाइप जो बाय करनी होती है अलग से। और उसका जो है कंपनी के सर्विस जो 450 के करीब या 400 के करीब उसका जो प्राइस लगाते हैं। पर अगर आप शॉप से खुद बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएंगी। तो मैं वो उसको भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उसका प्राइस कितना है। और यहाँ पे भी सेम इस तरह लेबल देखने को मिलेगा आपको नीचे की तरफ। जैसे इनर बॉक्स पे दिया हुआ था, आउटर बॉक्स पे भी सेम इस तरह लेबल दिया हुआ और आप पॉज करके रीड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मॉडल नंबर कब का है, तो सब कुछ आप डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं हम इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन के बारे में बात करूँ कि यहाँ पे मैंने सभी चीज़ जो है अपने हिसाब से यहाँ पे बाय की थी, यानी कि टोटल लाइन की पाइप बाय की थी, और सभी चीज़ आप प्रोडक्ट लिस्ट दे सकते हैं यहाँ पे कितने कितने प्राइस में पड़ी है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि इंस्टॉलेशन जो है मेरी यहाँ पे 1200 रुपीज़ उन्होंने इंस्टॉलेशन चार्ज लिए, पर यहाँ पे पाइप के भी लेबर चार्ज उन्होंने अलग से लिए हैं और वो 150 रुपये पर फुट लिया। इसके लिए रिगार्डिंग मैंने मेल भी की और कस्टमर जो सपोर्ट होते हैं, जो टोल फ्री नंबर होता है, इस पर भी कॉल की। वो कहेंगे सर लगेंगे ये चार्जेस इंस्टॉलेशन से अलग। और यहाँ पे फिर उससे बाद 150 रुपीज़ के बाद उन्होंने 130 रुपये पर फुट के हिसाब से मुझे यानी कि चार्जेस किए। टोटल जो मेरे 3060 रुपीज़ लगे हैं और यहाँ पे बिल मुझे अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग है पूरी डिटेल मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस करके कम डिटेल दे रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बढ़े। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा सभी बढ़िया कंपनी है, जैसे कि दोस्तों आप ये लिस्ट दे सकते हैं। और सभी के सभी यहाँ पे जो मुझे टोटल कॉस्ट जो पड़ी है, मतलब यानी कि 12 फुट का पाइप लगा, बाकी मेरा जो बच चुका है 8 फुट के करीब और मुझे चाहिए क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों मुझे टोटल कॉस्ट जो विद इंस्टॉलेशन, लेबर चार्जेस और जो खुद के प्रोडक्ट मैंने जो बाय किए थे, यहाँ पे मुझे चार्जेस जो पड़े हैं 8415 रुपीज के करीब पड़े हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस पड़े हैं। तो दोस्तों हमारा जो इनर और आउटर यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मतलब एसी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इनर और आउटर यूनिट की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनर यूनिट की पूरी डिटेल देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये जो पावर सेविंग गाइड है सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दे सकते हैं एनर्जी सेविंग है और पीरियड दे सकते हैं। आईसी रेटिंग उसकी 5.0 है। उससे बाद दोस्तों एप्लीकेशन टाइप आरएसी स्प्लिट है, ब्रांड मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक है, मॉडल जो है MSY GRVFT है। और आप दोस्तों दे सकते हैं कि 100% 5200 वाट है और जो कूलिंग कैपेसिटी जो 50% में 2600 वाट है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है इसकी 804.45 यूनिट पर ईयर है और कंप्रेसर टाइप स्पीड वेरिएबल स्पीड है। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि 2000 मतलब यानी कि 22 में मैंने डाइकिन का जो इस यूनिट बाई किया था उसकी भी जो ICR रेटिंग है इससे थोड़ी बेहतर थी, पर ये मैंने 2026 में बाई किया और 2025 का जो मैन्युफैक्चर है तब भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ज़्यादा है। यहाँ पे LG और जो डाइकिन का AC 2022 में मैंने जो बाई किया था। अगर आपने वो नई वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिस्टर स्लिम लिखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिस्टर स्लिम का यहाँ पे टैग दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा इन्वर्टर ट्रॉपिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इसका बटन आपको देखने को मिलता है, इमरजेंसी ऑपरेशन स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जब आपके पास रिमोट नहीं है तो इसको जो यहाँ से इमरजेंसी चला सकते हैं और उसमें आपके यहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन में टेम्परेचर फैन स्पीड मीडियम होते हैं और सेट टेम्परेचर 24 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको ये जो ग्रिल इस तरह देखने को मिलती है, जैसे आप देखिए ये डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, आप जैसे देखिए। और यहाँ पे साइड में आपको बजर के लिए ये जो आप होल देख रहे हैं यहाँ पे ये बजर बीप के लिए है। नीचे की तरफ आपको जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का देखने को मिलता है कि 230 वोल्टेज इन है, 50 फ्रिक्वेंसी पे IP कोड जो इसका IP20 है, रेफ्रिजरेशन गैस का देखने को मिलता है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो इनपुट पावर जो इंडोर यूनिट की 47 वाट के करीब लिखी हुई है और रेटेड करंट आपको इसमें 0.41 एम्पीयर जैसे कि आप लेबल में दे सकते हैं। और यहाँ पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। उससे बाद अगर जो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे खोल कर दिखाऊँ इसे, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगे होते हैं, जैसे 4 कोर वाले जो वायरिंग होती है, यहाँ पे दोस्तों इसमें जो स्पेक में बताया गया है या फिर जो इंस्टॉलेशन में उसमें यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंदर जो आपको 4 कोर की एक यानी कि स्क्वायर MM वाली जो आपको वायर डालनी है, पर यहाँ पे मैंने 1.5 की डाली है इसके अंदर 4 कोर वाली। यहाँ पे दोस्तों आप ये फिल्टर दे सकते हैं, जैसे कि दोस्तों देखिए आप ये जो इसके फिल्टर हैं, फिल्टर के नीचे आपको दोस्तों ये 2 देखने को मिलेंगे, आप इसे स्लाइड करके ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी के नीचे आपको दोस्तों ये दूसरे फिल्टर देखने को मिलेंगे दोनों तरफ, वहाँ पे भी और इस तरह भी। ये जो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ये माइक्रो पार्टिकल कैचिंग जो फिल्टर होते हैं और ये जो है 2.5 वाले होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑन, जैसे यहाँ पे पावर ऑन का लाइट बनी हुई है और यहाँ पे 2 लाइट जलती है, एक तो नॉर्मल लाइट और एक कंप्रेसर वाली। जब आपका कंप्रेसर जैसे मान लीजिए डिजायर्ड सेट पे टेम्परेचर पहुँच गया तो नीचे वाली लाइट आपकी बंद हो जाती है और ऊपर की लाइट चलती रहती है, मतलब पावर ऑन की लाइट जलती रहेगी। पर जिसके अंदर जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो यहाँ पे ये लाइट बंद हो जाएगी। मैं आपको चला कर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो होगी इनर यूनिट की डिटेल। अब हम जो फिल्टर भी इसका दोबारा लगा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात कहूँगा कि अगर मान लीजिए आप कूलिंग बेस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे इसका फिल्टर हर हफ्ते में साफ कीजिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे ऊपर रुई जम जाती है जो काफ़ी ज़्यादा जो यानी कि एयर ब्लॉकेज करती है और आपकी जब अच्छे तरीके से न जाए तो फिन्स के अंदर चली जाती है, तो यहाँ पे फिर एयर क्वालिटी और घट जाती है।
मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 दिन में जरूर क्लीन कीजिए इसे, अदरवाइज यहाँ पे इसमें काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। और जैसे फिल्टर होते हैं जो माइक्रो फिल्टर होते हैं, इसको भी आप मंथ में क्लीन करना होता है, अदरवाइज ये क्लीन नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसमें भी प्रोसीजर बताया होता है, जैसे हल्का गर्म गुनगुने पानी में इसको क्लीन करना होता है, या फिर मान लीजिए आप किसी और चीज़ सहायता भी कर सकते हैं, या एक कंप्रेसर से मारकर उस पर क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लीन करना जरूरी है, तभी ये वर्क करते हैं, अदरवाइज ये नहीं वर्क करते। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे ये जो डाइकिन में भी लगे हुए हैं और इनको क्लीन करना जरूरी है, अदरवाइज इनका कोई फायदा नहीं है, आप ये समझिए। तो इसको दोस्तों हम बंद करते हैं अब। और यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि इसका जो इनर यूनिट है काफ़ी बड़ा है, और मेरा जो LG और डाइकिन का AC है वो भी 1.5 टन के है, पर ये जो है 1100 mm का करीब है, वो लगभग 900 या 950 mm के करीब होंगे, पर इसकी थोड़ी लेंथ उससे ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इंस्टॉलेशन दे सकते हैं, जो कॉपर पाइप हमारी किस तरह जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे मैंने इस तरह इंस्टॉलेशन कराया है। आउटर यूनिट कुछ इस तरह लगाया हुआ है, जैसे दोस्तों आप देखिए, और यहाँ पे इस तरह जो पाइप के कनेक्शन आ रहे हैं। और आउटर यूनिट यहाँ पे इस तरह रखने की काफ़ी वजह है, जैसे कि कहीं का सवाल हो सकता है ये आपने वाल पे क्यों नहीं रखवाया। जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेड़ा है हमारा ऊपर की तरफ, और मैंने यहाँ पे रखवाया है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आपको इस तरह ही जो फ्रंट की तरफ है, यहाँ पे दोस्तों देखिए सेम उसी तरह का लेबल देखने को मिलता है जो इनर यूनिट के अंदर है। यहाँ पे भी दोस्तों इसमें सेम यूनिट में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि वहाँ पे MSY था, यहाँ पे MUY है, और इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे 230 वोल्ट लिखा हुआ है, 50 फ्रिक्वेंसी। IP रेटिंग इसकी IP24 है। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है R32 1.20 किलो के। नेट वेट इसका जो 38 किलोग्राम के करीब है, जैसे कि दोस्तों दे सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको लो और हाई प्रेशर दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कितना से कितना है। यहाँ पे इसकी फंक्शन कूलिंग कैपेसिटी इसकी जो 5.2 लिखा हुआ किलोवाट, और इनपुट पावर कंजप्शन इसकी टोटल जो है 1.36 लिखी है। और रेटिंग ऑपरेशन जो है इसका 6.2 लिखा हुआ है, मतलब अम्पेयर लोड जो लेता है। IC रेटिंग इसकी आप दे सकते हैं। जो रेटिंग कंडीशन है इसकी, जैसे आप दे सकते हैं कि इंडोर आउटडोर यूनिट की लिखी हुई है। और यहाँ पे आपको जैसे मैं दिखाऊं कि यहाँ पे स्पेक में भी सेम चीज़ वही लिखी है जिसका मैनुअल आया था। और यहाँ पे इसका जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। एयर यूनिट के लिए जो वायर कनेक्शन है वो इसके अंदर है, इसका जो अलग है यहाँ पे ये जो खोलने और बेड़ने का यहाँ पे इस कवर के अंदर है, जो वायर कनेक्शन इस कवर के अंदर है। और जो पाइप कनेक्शन है यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसके लिए भी अलग कवर है। जैसे मेरे LG और डाइकिन में है, उसमें सेम एक कवर ही होता है, एक कवर में ही वायर और उसके लिए, पर यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इसकी फिन कुछ इस तरह है। यहाँ पे दोस्तों कहूँगा कि इसकी डिमेंशन जो है LG और डाइकिन के AC के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे ये जो है ऊपर की तरफ भी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ में इतना नहीं है जैसे मान लीजिए इस तरह, पर इसकी हाइट में यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ कि फिन्स इसकी कोई मुड़ी नहीं है इतनी ज़्यादा, इनर यूनिट में भी और आउटर यूनिट में भी कहीं थोड़ी बहुत ही है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पे हल्की फुल्की है, मतलब इतना डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से है। कि कई में क्या होता है कि वहाँ पे डिलीवरी के रिगार्डिंग या इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वहाँ पे इसमें काफ़ी जो ये जो फिन्स है मुड़ जाती हैं। यहाँ पे आप कॉपर पाइप दे सकते हैं, इसके अंदर कितनी मोटी है। और यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि इसके लिए सर्किट ब्रेकर जो है 16 एम्पेयर का बताया गया है, पर यहाँ पे मैंने 32 एम्पेयर का लगाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे इसके अंदर जो 3 कोर वायर है, जैसे आप ये वाइट वाली देख रहे हैं, ये बता दूँ यहाँ पे स्पेक के अंदर, मतलब यानी कि ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो आपको 3 कोर की वायर का आ गया, और वो क्या आ गया 2 mm की, 2 स्क्वायर mm वाली, पर मैंने यहाँ पे 2.5 की लगाई है। और जो यहाँ पे RR वाली केबल लगाई है मैंने, वो जो 4 कोर वाली यहाँ पे 1 की बताई है मैंने, 1.5 की लगाई है ताकि प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए गैस और लिक्विड के लिए वहाँ पे बताया गया कि हाफ और 1/4 की आपके लगेगी, मतलब जो उसकी 12.7 mm 6.35 mm वाली लगेगी गैस और लिक्विड के लिए। पर यहाँ वहाँ पे दोस्तों अगर आप मैनुअल में देखेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे आपको ये दोस्तों नहीं दिया हुआ है कि वहाँ पे कितने mm थिकनेस वाली आपको जो लगानी चाहिए। कहीं जो होते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो क्या करते हैं हल्की फुल्की लगा देते हैं, और तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान होता है। पर यहाँ पे दोस्तों मैंने जो की है टोटल लाइन वाली जो 0.80 mm की जो होती है मतलब थिकनेस की, और वो मैंने इस्तेमाल किया है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे भी दिखाऊं तो आपको ऑनलाइन तो नहीं देखने को मिलता मैनुअल के अंदर, पर यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको 0.8 mm वाली लगानी है ताकि कूलिंग कैपेसिटी अच्छे तरीके से कर सके। तो यहाँ पे मैंने 0.8 mm वाली लगाई है। मैंने जो खुद से ही सब कुछ सामान बाय किया है, सिर्फ AC जो इंस्टॉल करने वाले थे सिर्फ उन्होंने इंस्टॉलेशन किया है। आउटर यूनिट को इस तरह क्यों रखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आउटर यूनिट को मैंने वाल पे इस करके नहीं लगाया क्योंकि दोस्तों वहाँ पे होती है जो वाल
गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम एयर इनटेक होती है यहाँ पे तो वो हॉट ही होती है, जिसकी वजह से आपका जो आउटर यूनिट है इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, कूलिंग नहीं कर पाता। और यहाँ पे इसको रखने का क्या है कि यहाँ पे जो खुला है, आप दोस्तों देखिए कितना खुला है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एयर इनटेक होगी, यहाँ पे जो ठंडा रहता है हमारा जो बेड़ा है एक हिसाब से, तो वो एयर कूलिंग अच्छे तरीके से होगी, जिससे क्या होगा कि ये परफॉर्मेंस अच्छी देगा और वहाँ पे कूल डाउन भी अंदर जो काफ़ी जल्दी होगा। और सेकंड ये कारण है कि मान लीजिए इसको क्लीन कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जैसे हम बाल पे लगा देते हैं स्टैंड पर, तो ये जो फिन्स है काफ़ी वहाँ पे डस्ट हो जाती हैं और उनको क्लीन नहीं कर पाते। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा आउटर यूनिट भी ऊपर रखा हुआ छत के ऊपर, तो उन पर मैं क्या करता हूँ ब्रश फेर देता हूँ, यहाँ पे जो पेंट ब्रश होता है हल्का सा बिल्कुल प्रेशर से, ताकि इनके ऊपर जोर भी ना पड़े, वो क्लीन हो जाए फिन्स, क्योंकि यहाँ पे क्लीन्स होंगी तो उतनी यहाँ पे जो ये प्रोडक्टिविटी देगा। और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि हफ्ते में, जैसे मान लीजिए कि हफ्ते में क्या करता हूँ ब्रश मारता हूँ, या फिर 20 दिन बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे इसके ऊपर हल्का पानी गिर देता हूँ ऐसे डब्बे से, ऐसे मतलब ऐसे गिर देता हूँ बस हल्का सा, ताकि जो इसके ऊपर डस्ट है या फिर ये क्लीन हो जाए और मुझे और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल पाए। तो यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए आपको, और ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ देखेंगे आप जो दीवार के पास होते हैं उसकी इतनी अच्छी नहीं देता, वो धूप में भी होता है, बाल वैसे भी तब जाती है अगर उस पर जो लाइट धूप पड़ती है, तो ये कारण है यहाँ पे रखने का इसका, इसी करके मैंने यहाँ पे रखवाया है। तो दोस्तों आप दे सकते हैं, ये हमारा रिमोट है। यहाँ पे दोस्तों ये जो बटन होता है, जैसे कि ये सिंपल जो बटन है, ये जो ऑन ऑफ का होता है, यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे दोस्तों देखिए बीप हुई है और वहाँ पे ऑन हो रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों इनर यूनिट तो ऑन हो जाता है, पर जो कंप्रेसर है, दूसरी लाइट आप दोस्त देखिए कि वहाँ पे नहीं चली अभी, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइट चली है और वहाँ पे दूसरी लाइट भी चलेगी। और यहाँ पे मैं कहूँगा इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, मतलब अपने जो ड्राइंग रूम के एंड में ही खड़ा हूँ, तब भी यहाँ पे 3 में जो मुझे एयर लग रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर मैं 4 में करूँ, यहाँ पे से 4 करता हूँ, 4 में और थ्रो आता है और वहाँ पर नॉइज़ आती है, और 5 में करूँ जो पूरा टोटल में, तो यहाँ पे इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो आप देखिए कि नॉइज़ किस तरह आ रही है। और इस टाइम पे दोस्तों मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ लगभग 8-9 फुट के करीब डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, और वहाँ पे इसका थ्रो लग रहा है और इसकी आप नॉइज़ सुन सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस एसी में आपको 5 ईयर की पीसीबी वारंटी और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी यहाँ पे इसमें मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सही आती है और वहाँ पे आपके पहले कोई प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी कैटलॉग में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 198 वोल्ट से लेकर 264 वोल्ट तक अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वहाँ पे ये जो चलने में अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। अगर आपके दोस्तों वहाँ पे हाई वोल्टेज भी आता है, या मान लीजिए कई बार जो 450 वोल्ट तक भी आता है, उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। पर यहाँ पे कई बार जैसे मैंने देखा डाइकिन में और जो LG के है, जैसे मैंने पहले जो बाई की है, उसमें यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है, मतलब कम से लेके ज़्यादा तक जो सपोर्ट करता है, या कहीं कि वो जो है ज़्यादा करता है, मतलब वहाँ पे 190 से नीचे भी वहाँ पे वो चल सकता है अगर वोल्टेज आती है, जो मेरा डाइकिन और LG वाला। मैंने आज तक उसमें जो सही में कहूँ मैंने वहाँ पे स्टेबलाइजर नहीं लगाए हैं और मेरे काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और 2022 में मैंने दोनों लगाए थे। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कम आती है 196 वोल्ट से, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वी गार्ड का यहाँ पे आप लगा सकते हैं, RD4 लगा सकते हैं, ऐसे 55-40 लगा सकते हैं AC जो डे टर्न के लिए, और यहाँ पे 12 एम्पेयर का वहाँ पे लोड ले सकता है मैक्सिमम, और वहाँ पे 130 से लेकर 280 वोल्ट तक वो जो यहाँ पे आपके AC को बड़े आराम से चला सकता है। आप समझिए 190 करीब आ रही है, तब भी आपको स्टेबलाइजेशन वहाँ पे लगाने की जरूरत है, तब आपको वहाँ पे जरूर लगाना चाहिए स्टेबलाइजर। आप उस केस में भी लगा सकते हैं पहले आपके प्रोडक्ट कोई खराब हुआ है, क्योंकि स्टेबलाइजर होता है सस्ता होता है, और वहाँ पे PCB बोर्ड होता है जो AC का, वो काफी महंगा होता है। तो अगर मान लीजिए खराब हुआ तो काफी कॉस्ट लगती है, जबकि यहाँ पे स्टेबलाइजर अगर जो खराब हो गया तो वहाँ पे आप फिर उसे न्यू बाय कर सकते हैं और आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या आपको होता है कि जो AC के यूनिट होते हैं और उसका बोर्ड सड़ जाता है, तो वहाँ पे वो काफी हाई पड़ते हैं और कई बार मिलते भी नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपको वहाँ पे लगाना है या नहीं लगाना है। और वारंटी के रिगार्डिंग भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वारंटी जब आप क्लेम करना चाहते हैं, तो जब प्रोडक्ट बाय किया उसके विद इन 15 डेज आपको रजिस्टर कराना जरूरी है, नहीं तो उसके बाद आपकी वारंटी नहीं मानी जाएगी, आपकी वर्ड हो जाएगी। तो अपने प्रोडक्ट को विद इन 15 डेज रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले। यहाँ पे जो फोन कॉल करके जो इनका नंबर होता है टोल फ्री, उस पे के थ्रू करा ले। तो यहाँ पे आप अपने वारंटी को जरूर यहाँ पे जो रजिस्टर करा ले। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है फाइनली यहाँ पे ये AC आपको क्यों बाय करना चाहिए और क्यों नहीं बाय करना चाहिए।
इसके ऊपर बात करते हैं और ये मैंने एसी क्यों लगवाया। यहाँ पे दोस्तों मेरे ऊपर की तरफ यानी कि पहले रूम में, यहाँ पे जिस कमरे में रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे एलजी का एसी है, दूसरे रूम में डाइकिन का एसी है, पर यहाँ पे जो निचले वाला फ्लोर है वो ठंडा ही रहता है ज्यादातर, पर वहां पे एसी कोई नहीं है। तो वहां पे दोस्तों मैंने क्या किया है, जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं आउटर यूनिट कहाँ पे रखा हुआ है और इनर यूनिट कहाँ पे लगा हुआ है, वो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग रूम में इस करके लगाया हुआ है और 1.5 टन का, और इसका यूनिट भी आप देखिए बिगर है। यहाँ पे जो सेम 2 टन के करीब जो एसी इस्तेमाल होता है सेम मॉडल में, उसमें भी सेम ये यूनिट यही लगता है। तो वहां पे ये जो है काफी हैवी है। अगर मान लीजिए वीएफ मॉडल देखेंगे तो उसमें थोड़ा वेट कम है, पर यहाँ पे ये जो है मतलब 52 डिग्री में भी वहां पे गारंटी ये जो मॉडल है यहाँ पे क्लेम करता है कि ये जो ऑपरेट करेगा। वैसे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर बेड़े की तरफ रखा हुआ वहां पे ठंडी हवा पहले ही रहती है और नीचे की तरफ वैसे भी ठंड रहती है। वहां पे इस करके लगवाया 1.5 टन का, ताकि वो जो ड्राइंग रूम और लॉबी को ठंडा कर सके, इसी करके मैंने लगवाया क्योंकि काफी बिगर एरिया और नीचे इतनी जो गर्मी नहीं होती, जैसे आपको पता है नीचे इतनी गर्मी नहीं होती, तो वहां पे उसको क्विकली वो जो ठंडा कर देता है और काफी फास्ट करता है। तो यहाँ पे इसी करके मैंने ये बाय किया। तो मेन रीजन यही था। और यहाँ पे आपको पता है मित्सुबिशी एक अच्छा ब्रांड है, पर यहाँ पे दोस्तों सिर्फ प्रोडक्ट अकेला जो अच्छा नहीं माना था, जबकि उसके साथ जो सर्विस होती है, कस्टमर सपोर्ट भी, वो भी बहुत मायने रखता है, तब भी यहाँ पे बेस्ट माना जाता है, अदरवाइज इतना बेस्ट नहीं माना जाता। यहाँ पे मैं कहूंगा जैसे मान लीजिए कि मेरा जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट अगर मैं लूँ कि 59,000 का, तो यहाँ पे मुझे लगभग 67-68 हजार के करीब यहाँ पे जो एसी पड़ा है अभी तक, तो मतलब यानी कि विद इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों अब आपको ये एसी बाय करना है कि नहीं, मैंने इसके बारे में सभी डिटेल आपको इस वीडियो में बता दी है, तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों अगले वीडियो को फिर मिलता है, तब तक रहनी चाहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।